गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, लास्ट टाइम हमने ब्लड के बारे में पढ़ा। ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है, उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और ब्लड का ओवरऑल फंक्शन क्या होता है, ये सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा। आज इस टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है ब्लड कोगुलेशन। देखो बच्चे, जब भी हमें कोई चोट लगती है, अगर वो चोट साधारण है, मतलब काफ़ी गंभीर नहीं है, तो क्या होता है कि ब्लड निकलता है और थोड़ी देर के बाद यहाँ से ब्लड निकल रहा होता है, चोट वाली जगह वहाँ से निकलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड वहाँ पे क्या होता है, जम जाता है। अब सोचिए, वही ब्लड जो बॉडी के अंदर घूम रहा होता है एज ए लिक्विड फॉर्म में या फ्लूइड फॉर्म में, सेम ब्लड जैसे ही बॉडी के बाहर आता है तो क्या होता है, वो जम जाता है। इट मीन्स ब्लड के अंदर कैपेबिलिटी है, वो जम भी सकता है और फ्लूइड की फॉर्म में भी रह सकता है। और ये कैपेबिलिटी कब एक्वायर करता है? जब कोई चोट लग जाती है तभी। सो ये जो ब्लड जम जाता है, इसी को हम ब्लड कोगुलेशन कहते हैं, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड कोगुलेशन को हम लोग हेमियोस्टेसिस भी कहते हैं। ये क्या होता है कि सीसेशन ऑफ द ब्लड लॉस फ्रॉम ए डैमेज ब्लड वेसल, जिसे हम हेमोस्टेसिस कहते हैं, कि जो खून जो है, जो रक्त है, जो ब्लड वेसल से बाहर लीक आउट कर रहा है, जब ये निकलना बंद हो जाए उसे हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। ब्लड कोगुलेशन जो है, इट इज ए पार्ट ऑफ हीमोस्टेसिस। अब ब्लड क्लॉट क्या होता है? इसे हम कोगुलम भी बोलते हैं। ये बनता है बाय नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन थ्रेड्स। इन दिस नेटवर्क जो डिफॉर्म्ड और डेड फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, जैसे कि इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स, वो ट्रैप हो जाते हैं। ठीक, जो इंजरी होती है ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है प्लेटलेट्स को या थ्रोम्बोसाइट्स को टू रिलीज वेरियस फैक्टर, जो कि इनिशिएट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, और उसका कास्केड मतलब एक के ऊपर एक रिएक्शन होना शुरू हो जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया में कैल्शियम का बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ब्लड कोगुलेशन जो है होती है सीरीज ऑफ रिएक्शन से ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस, जिनको हम क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जो ब्लड कोगुलेशन है, जो खून जमता है, वो क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से होता है। क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर सीरीज ऑफ चेंजेस आती है, एक के बाद एक, जो खून को जमाना शुरू कर देती है। वैसे तो यहाँ पे 13 फैक्टर थे क्लॉटिंग के, लेकिन जो फैक्टर नंबर 6 है आज के टाइम पे वो नहीं रहा। सो ओवरऑल आज के टाइम पे 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। ओनली फैक्टर 9 जो है, जिसे हम क्रिसमस फैक्टर हैं, वो पेशेंट के नाम से दिया गया है। बाकी जो फैक्टर्स हैं वो पेशेंट के नाम से नहीं दिए गए हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई ब्लड कोगुलेशन जो होता है वो होता है ब्लड जो बह रहा था, जो लीक आउट कर रहा था, उसके रुकने से। और ब्लड कोगुलेशन होती कैसे है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से, जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं सीरीज ऑफ रिएक्शन से। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे लिखे हुए हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। इनकी जो सीरियल नंबर है ये आप चेंज नहीं कर सकते। जो 1 है मीन 1 ही है, 2 ही रहेगा। आप आपस में इनके नेम चेंज नहीं कर सकते, ना ही इनका सीरियल नंबर चेंज कर सकते। तो देखिए, पहले फैक्टर को बोलते हैं फाइब्रिनोजन, दूसरे को बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड को बोलते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर नंबर 4 को बोला जाता है कैल्शियम, 5 को बोला जाता है लेबियल फैक्टर या प्रोएसरलिन या एसी ग्लोबुलिन, जो कि कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग क्लॉटिंग और एब्सेंट होता है सीरम में। देन फैक्टर 6 आज के टाइम पे नहीं है। 7 को स्टेबल फैक्टर कहा जाता है, 8 को एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन बोला जाता है, 9 को क्रिसमस फैक्टर या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, 10 को स्टुअर्ट पॉवर फैक्टर, 11 को प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, 12 को हेगमैन फैक्टर एंड 13 को बोला जाता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जिसका दूसरा नाम है लक्की लोरेंट फैक्टर RLLF। देखिए, इनके जो अल्टरनेट नेम है मैंने इसलिए लिखे हैं कि कई बार नीट के पेपर में अल्टरनेट नेम आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये अल्टरनेट नेम को भी याद रखिएगा और ये फैक्टर की सीक्वेंस को भी याद रखिएगा। इतनी टफ नहीं है, आपस में रिलेटेड ही है। पहले फाइब्रिनोजन है, फिर प्रोथ्रोम्बिन है, फिर थ्रोम्बिन ही वर्ड आगे यूज हुआ है, थ्रोम्बिन प्लास्टिन, और ये कौन सा है? टिश्यू वाला। 4 कैल्शियम है। ठीक, तो ये आपस में मिलते जुलते हैं। सो आपके लिए इतना टफेस्ट नहीं होगा, टू बी वेरी फ्रेंकली। मैंने इसका कोई फार्मूला बनाया नहीं। अगर कोई बच्चा इसका
निक फार्मूला तैयार कर सकता है तो वो अपनी मर्जी से कर भी सकता है एनी हो, लेकिन मैंने इसे जो है एज सच इनके नाम से ही पढ़ा हुआ है। तो ये फैक्टर सारे जो हैं ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ब्लड कोगुलेशन। किस तरीके से ये फैक्टर अपना रोल प्ले करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए या ब्लड कोगुलेशन के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बिंग आप जो हैं इन सारे फैक्टर्स के नाम को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो स्पेशली फैक्टर नंबर आप 8 और 9 की बात करें ये 12th में भी यूज होता है, राइट। और मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो फैक्टर 8 और 9 काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो फैक्टर नंबर 13 है इसके बारे में भी नीट में ऑलरेडी आ चुका है एज ए लक्की लॉरेंट फैक्टर के नाम से। दैट इज वाई मैंने ये लिखा हुआ है। एक और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो लिखा था वो ये कि फैक्टर 5 जो है ये कंज्यूम हो जाता है क्लॉटिंग के टाइम पर। अब देखिए क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन में जब हम शुरू करेंगे, अभी तो हमने इंट्रोड्यूस किया डिफरेंट चीजें कौन कौन सी है, वहां पे ब्लड वेसल का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ब्लड वेसल ही आगे जाके स्टिमुलेट करती है जब उसमें ब्रेकेज आती है। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर लगाई हुई है कि आपको बताया जाए कि ब्लड वेसल में कौन कौन सी लेयर होती है। एज सच ब्लड वेसल में जो लेयर हम बोलते हैं, बाहर को हम ट्यूनिका एक्सटर्ना, देन मिडल को मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना बोलते हैं। यहाँ पे दिखाया उसकी कंपोजिशन क्या है। बाहर की लेयर कोलाजन की बनी होती है, मिडल लेयर जो है इनवॉलंटरी मसल और इलास्टिक फाइबर की बनी होती है, और जो अंदर वाली लेयर है वो एंडोथीलियम की बनी होती है, चाहे हम आर्टरी की बात कर ले चाहे हम वेन की। अब आपको लग रहा होगा कि ये चीज मैंने यहाँ पे डिस्कस क्यों की, बिकॉज जब भी हमें कट लगता है तो ब्लड कहाँ से लीक होता है, ब्लड वेसल से, बिकॉज हमारे में तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऐसा तो है नहीं कि ओपनली वो फ्लो कर रहे हैं। तो चाहे आपकी फिंगर में कट लगे, चाहे बाजू में कट लगे, चाहे फोरहेड में, वो छोटी छोटी ब्लड वेसल में जो ब्लड घूम रहा होता है वहां पे कट लग जाता है और ब्लड लीक आउट होना शुरू हो जाता है। और ये जो ब्लड क्लॉटिंग की इनिशिएशन है, इसकी जो प्रक्रिया की शुरुआत है, ये वेसल से ही शुरू होती है, बिकॉज ये कुछ ऐसे फैक्टर्स को प्रोड्यूस करती है जो ओवरऑल प्रोसेस को शुरू करवा देते हैं, दैट इज ब्लड कोगुलेशन के लिए। तो यहाँ पे जो चीज नोटिस करने वाली है वो ये कि कोलाजन कहाँ पे है और एंडोथीलियम कहाँ पर है, बिकॉज ये जो दो चीजें हैं ये हम लोग प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट। नो डाउट हम इसके बारे में टीएस अब जो आर्टरी है जो वेन है इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम में भी डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे ये इसलिए लगाया हुआ है सो दैट यू पीपल शुड कम टू नो कि भाई ये चीजें थी क्या और कहाँ पर थी। अब देखिए मैंने एक फिगर ऐसे ड्रा की हुई है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये ब्लड फ्लो कर रहा है विद इन द ब्लड वेसल। ये छोटे छोटे गोले जैसे जो लगाए हैं ये प्लेटलेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक जो लंबा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इट रिप्रेजेंट द ब्लड सेल, चाहे वो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और एनीथिंग एल्स। तो नॉर्मली जैसे मैं कहता हूँ हमारा ब्लड जो है वो बाहर लीक आउट तो होता ही नहीं, तो वो कहाँ पे फ्लो कर रहा होता है, विद इन द ब्लड वेसल, है ना। और मैंने ब्लड वेसल की डिफरेंट लेयर्स नहीं बनाई हुई है, बिकॉज मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि कौन कौन सी लेयर कहाँ कहाँ पर होती है, सिर्फ उनके नाम जो है मैं यूज करूंगा आगे डिफरेंट डायग्राम के एस्पेक्ट्स पे। सो राइट नो आप इतना तो सोचिए कि ये जो ऊपर और नीचे बाउंड्री बनाई हुई है ये ब्लड वेसल की लेयरिंग है और बीच में ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक। अब देखिए ये जो ब्लड है ये लगातार फ्लो किए जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, और मैं स्लाइड्स को भी लगातार चेंज किए जा रहा हूँ। एंड सी कि जो अब ऊपर वाली लेयर है मैंने यहाँ पे दिखाया कि कट लग चुका है। अब ब्लड जो पहले सीधा फ्लो कर रहा था अनडाउटली क्या होगा, यहाँ से ब्लड लीक होना शुरू हो जाएगा। तो सो मैंने डायग्राम पे पहले नॉर्मल तरीके से दिखाया कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है, और अभी रिप्रेजेंट किया कि ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे एक चोट लग चुकी है। अब ब्लड की मूवमेंट जो है इंस्टेड ऑफ मूविंग ए हेड अब वो साइड वाइज मूव करना शुरू कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाउंड बन चुकी है, तो वहां से ब्लड का लीक होना जो है स्वाभाविक है। देखिए डायग्राम में ब्लड जो है वो रश आउट कर रहा है टूवर्ड द आउटर साइड ऑफ द ब्लड वेसल। अब नेचुरली बात है कि अगर ये वेसल ब्रोकन ही रहेगी तो धीरे धीरे ब्लड जो है, थोड़ा ब्लड तो सीधा जा रहा होगा, लेकिन काफी सारा ब्लड जो है
वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाएगा, जिससे क्या होगा, लॉस ऑफ द ब्लड विद इन द बॉडी। ऑब्वियसली ब्लड लगातार लॉस होना शुरू हो जाएगा और हमारी बॉडी में ब्लड इतना कम हो जाएगा कि हमें बाहर से ब्लड लेना पड़ेगा। तो इट मीन्स यहाँ पे हीलिंग होना बेहद जरूरी है। और ये जो हीलिंग की प्रक्रिया है, इसकी इनिशिएशन तभी हो जाती है जैसे कि बॉडी के अंदर ये ब्लड वेसल के अंदर ब्रेकेज होती है तभी। अब किस तरीके से ब्लड वेसल जो है वो अपना रोल प्ले करती है फॉर द पर्पस ऑफ हीमोस्टेसिस और ब्लड कोगुलेशन, हम इसके बारे में अभी देखेंगे। लेकिन डायग्राम के साथ साथ हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी पढ़ेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग, कहते हैं प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग कैसे बनता है। तो सबसे पहले जैसे ही चोट लगती है तो बेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है एट द साइट ऑफ इंजरी। क्यों हो जाता है? बिकॉज बेसोकंस्ट्रिक्शन अकर ड्यू टू रिफ्लेक्स न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म एंड लोकल फैक्टर लाइक एंडोथेलियन सीक्रेटेड बाय द वेस्क्यूलर एंडोथेलियम एंड सीरोटोनिन रिलीज बाय द प्लेटलेट्स। कहता है कि जहां पे चोट लगी हुई है सबसे पहले वहां बेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, मतलब ब्लड वहां पे वेसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये जो ब्लड की कॉन्ट्रैक्शन हुई, सॉरी ब्लड वेसल की जो कॉन्ट्रैक्शन हुई, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाई किसने? मैंने आपको बताया था कि ब्लड वेसल की लेयर को याद रखना। तो उसकी जो एंडोथीलियम वाली लेयर थी उसने एंडोथीलियम रिलीज किया और जो प्लेटलेट्स हैं इसने सेरोटोनिन रिलीज किया। और ये दोनों फैक्टर जो हैं ये पोटेंट बेसो कंस्ट्रिक्टर एक्ट करते हैं। जो प्लेटलेट एडिशन है ये हो जाता है और उसकी शेप भी चेंज हो जाती है, मतलब प्लेटलेट्स अपनी शेप को चेंज कर देते हैं और आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट कहाँ पे जुड़ते हैं? सब एंडोथेलियल लेयर। और ये जो प्लेटलेट्स हैं जो पहले आपस में जुड़ रहे थे, जब ये एंडोथेलियल लेयर से जुड़ेंगे ये डायरेक्टली जुड़ नहीं सकते। तो नेचुरली कोई इंटरमीडिएट चाहिए जो प्लेटलेट्स को एंडोथेलियल लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स के साथ ज्वाइन करे। उस ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं PWF, दैट इज वान विल्ब्रेड फैक्टर। तो जैसे मैंने लिखा भी है, इट एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द प्लेटलेट्स एंड एक्सपोज कोलाजन ऑफ सब एंडोथेलियल लेयर। अब क्या होता है कि नो देयर शेप चेंज ड्यू टू फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, तो इसकी शेप चेंज हो जाती है। सिक्रेशन, इस फेज में क्या होता है? दिस इंक्लूड द रिलीज ऑफ देयर डेल्टा ग्रेन्यूल कंटेंट लाइक कैल्शियम विच इज रिक्वायर्ड इन कोगुलेशन कास्केड एज वेल एज ADP एंड थ्रोम्बोक्सिन A2। तो प्लेटलेट्स जो हैं वो क्या रिलीज करते हैं? कैल्शियम को रिलीज करते हैं, डेल्टा ग्रेन्यूल को रिलीज करते हैं, ADP को रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोक्सिन A2 को रिलीज करते हैं। दैट एक्ट एज ए पोटेंट मेडिएटर ऑफ प्लेटलेट कोगुलेशन, जो कि प्लेटलेट्स को और आपस में बुलाते हैं कि और से और एग्रेशन होता जाए। तो ये कर क्या रहे हैं? प्लेटलेट्स को बुला रहे हैं चोट वाली साइड। और प्लेटलेट्स की क्या खासियत है? ये आपस में जुड़ जाते हैं, शेप को चेंज कर देते हैं और वहां पे ढक्कन जैसी चीज बना देते हैं कि ब्लड का फ्लो ना हो। देखिए आगे लिखा भी है एग्रीगेशन। ADP और थ्रोम्बोक्सिन क्या करते हैं? पोटेंट मेडिएटर है प्लेटलेट एग्रेशन के लिए। एग्रीगेशन, दिस रिजल्ट इन द प्लेटलेट एग्रीगेशन विच देन रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग। अभी ये जो लेयर बनती है ब्लड वेसल के ऊपर, जो ढक्कन जैसा बना, ये टेम्परेरी है, इसे हम प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग कहते हैं। दिस इज अ लूज प्लग, ठीक है, ये ढीला सा प्लग है जो कि बाद में हम लोग इसे परमानेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ब्रेकेज लगी थी तो ब्लड वेसल की एंडोथेलियल लेयर ने कोलाजन एंडोथेलियल लेयर जो है और उसके ऊपर जो कोलाजन लेयर है, दोनों को मैंने दिखाया हुआ है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। क्या प्ले कर रहे हैं कि इन लेयर के साथ जो है ये हमारे प्लेटलेट्स जुड़ेंगे, लेकिन बीच में जो फैक्टर चाहिए जो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, वो BWF है, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, वान विल्ब्रेड फैक्टर। ये एक्ट करता है एज ए ब्रिज, ठीक है। और कौन कौन सी लेयर का मैंने रूल बताया? एंडोथीलियर और कोलाजन लेयर। कोलाजन लेयर बाहर की तरफ होता है और एंडोथीलियर लेयर जो है वो अंदर वाली साइड होता है। इन दो लेयर के साथ साथ BWF ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और मैंने क्या बताया था कि भाई ये जो एंडोथीलियल लेयर है ये एंडोथीलियन प्रोड्यूस करती है और एंडोथीलियन क्या करती है? इट एक्ट एज ए बेसो कॉन्ट्रैक्टर। तो ये ब्लड वेसल को क्या कर देती है? कॉन्ट्रैक्ट कर देती है ताकि मिनिमम ब्लड लॉस हो। ब्लड वेसल जितनी ज्यादा क्लोज होना शुरू हो जाएगी उतना ही नेचुरली है ब्लड लीक होना कम हो जाएगा। ठीक, तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा जो ब्लड बाहर लीक कर रहा था
अब देखिए उस जगह पे जो स्पेस है वो थोड़ी कम हो चुकी है क्योंकि बेसोकंस्ट्रिक्टर ने उसे कंस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है, और ये कंस्ट्रिक्शन हुई एंडोथीलियम की प्रोडक्शन की वजह से। और किसने प्रोड्यूस किया? एंडोथीलियल लेयर ने। ठीक। और दूसरा देखिए छोटे छोटे गोले गोले मैंने बनाए हैं वहां पे नियर द डैमेज ब्लड वेसल, जो कि क्या है? ये है प्लेटलेट्स जो आपस में इकट्ठे हो रहे हैं और ये एक लूज प्लग बनाने जा रहे हैं। राइट। तो इस फिगर में 2-3 बातों को अहमियत दी गई है, कोलाजन, एंडोथीलियन एंड बेसोकंस्ट्रिक्टर। अब देखिए प्लेटलेट्स की शेप चेंज हो गई है, जैसे मैंने फिगर में दिखाया, इंस्टेड ऑफ वो राउंड लाइक स्ट्रक्चर अब वो क्या है, स्टार शेप बन गए हुए हैं और एक दूसरे से जुड़ गए हुए हैं। प्लस वहां पे BWF लगा हुआ है जो कि क्या कर रहा है, ये एंडोथीलियल लेयर को प्लेटलेट्स के साथ बाइंड कर रहा है, मतलब इट एक्ट एज ए ब्रिज, जैसे पीछे लिखा भी था और मैंने आपको बताया भी। अब BWF प्लस कैल्शियम वगैरह और प्लेटलेट्स और एंडोथीलियल की वजह से क्या हो गया हुआ है, एक लूज प्लग बन गया हुआ है। ये लूज प्लग है, इट इज नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन। अब इसके बाद क्या होना जरूरी है कि एक परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाए जो ब्लड को लॉस ना होने दे। और उस परमानेंट स्ट्रक्चर को कैसे बनना होता है? बेसिकली हमारे ब्लड में जो है बड़े सारे प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जिन्हें फाइब्रिनोजन कहते हैं, जो कि अगर वो फाइब्रिनोजन फॉर्म में होंगे तो वो फ्लूइड फॉर्म में होंगे, अगर उसे फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो प्रोटीन ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जो सेल्स के साथ मिलकर वहां पे परमानेंट कवरिंग कर देते हैं, जिसे आप लगा के चलो लेमैन लैंग्वेज में ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर बना देंगे। अब वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या स्टेजेस में गुजरना पड़ता है हम वो देखेंगे। द प्राइमरी प्लग जो है वो लूज प्लग होता है, हेंस ऑन दिस प्लग देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल फाइब्रिन क्लॉट, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डेफिनेटिव हीमोस्टैटिक प्लग विच अकर बाय मीन ऑफ कोगुलेशन कास्केड। कोगुलेशन कास्केड में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट स्टेप, इट अकर बाय 2 पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे। कहता है भाई जो पहले अभी तक हमने डिस्कस किया वो जो प्लग बना हुआ है, वो जो ढक्कन बना हुआ है, ठीक, जहाँ क्लॉट बना हुआ है, प्राइमरी है, वो लूज है। इसे पक्का करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं पक्का जख्म आ जाना, इसे पक्का करने के लिए हमें प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की जरूरत है, बिकॉज प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ही है जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। राइट। अब फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर 2 तरीके से एक्टिवेट होता है, मतलब 2 पाथवे हैं इसके। एक पाथवे को बोलते हैं हम एक्सट्रिंसिक, दूसरे को बोलते हैं हम इंट्रिंसिक। ठीक। अब एक्सट्रिंसिक का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इंट्रिंसिक का थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ओवरऑल इन दोनों का रोल है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनाना। उसके बाद इनके कॉमन स्टेप हैं आगे जाके। राइट। तो यहाँ पे क्लियर हो गया हुआ है कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाना है, चाहे वो एक्सट्रिंसिक पाथवे से चाहे वो इंट्रिंसिक पाथवे से। ये मैंने यहाँ से एक इंटरनेट से स्लाइड ली हुई है जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि देखिए किस तरीके से ब्लड जो है वो लीक आउट कर रहा था, किस तरीके से यहाँ प्लेटलेट प्लग बन गया हुआ है, और जो कि प्राइमरी टाइप का आप क्लॉट बोल सकते हो या लूज प्लग बोल सकते हो। इसके बाद जो प्रॉपर क्लॉटिंग बनी हुई है, जो प्रॉपर प्लग बना हुआ है, जब ब्लड कोगुलेट हो चुका है, वो कब बना, जब वहां पे फाइब्रिन लगी। तो यही फाइब्रिन है जो हम बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हम आगे मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। सो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड परमानेंट जो प्लग है। ठीक। तो प्राइमरी लूज टाइप का है, ये परमानेंट नहीं है, थोड़ा सा भी कुरेदने से ब्लड लीक आउट हो जाता है। और परमानेंट होता है जो पक्का जख्म बोलते हो आप, जिसमें वो प्रॉपर तरीके से फिक्स हो चुका होता है। तो चलिए हम मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो स्लाइड है यहाँ पे हमने बताया हुआ है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे। ऊपर शायद गलती से मैंने एक्सट्रिंसिक पाथवे ऐसे लिख दिया हुआ है, तो आप ध्यान से नीचे देखिए एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे को साइड वाइज दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात की जाए तो कहता है जैसे ही ब्लड वेसल में चोट आती है तो क्या होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, और ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, फैक्टर 7 को के साथ मिलकर फैक्टर जो इनएक्टिवेटेड 10 है उसे एक्टिवेट कर देता है। तो किस किस का रोल आया, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि फैक्टर नंबर 3 है,
ये फैक्टर नंबर 7 के साथ मिलकर इनएक्टिव फैक्टर 10 को एक्टिव फैक्टर 10 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अब ये एक्टिव फैक्टर 10 जो है ये क्या करता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ मिलकर कैल्शियम की प्रेजेंस में और फैक्टर नंबर 5 के प्रेजेंस में ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना देता है। सो ओवरऑल देखिए फैक्टर कौन कौन सा यूज कर दिया आपने, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 10, देन टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन अगेन, फैक्टर नंबर 5 एंड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन चुका है। ठीक, इसी तरीके से इंट्रिंसिक फैक्टर में देखिए फैक्टर नंबर जो 12 है, जब भी हमें चोट लगती है तो फैक्टर नंबर 12 जो पहले इनएक्टिवेट था वो खुद एक्टिवेट हो जाता है। तो इंट्रिंसिक में क्या है, 12 फैक्टर खुद एक्टिवेट हो चुका है और इन द प्रेजेंस ऑफ HMW काइनोजन ये क्या करता है, फैक्टर नंबर 11 को एक्टिवेट कर देता है। तो 12 वाला 11 को एक्टिवेट करता है और 11 वाला 9 को एक्टिवेट कर देता है। और जो फैक्टर नंबर 9 है वो कैल्शियम के प्रेजेंस में, ठीक, और फैक्टर नंबर 5 प्लस टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट कर देता है जो कि पहले इनएक्टिवेट था। तो चाहे आप एक्सट्रिंसिक की बात करो चाहे इंट्रिंसिक की, दोनों ने क्या किया, फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट किया था। और फैक्टर नंबर जो 10 है चाहे वो एक्सट्रिंसिक पाथवे से एक्टिवेट हो जाए चाहे वो इंट्रिंसिक पाथवे से एक्टिवेट हो जाए, वो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिवेट को थ्रोम्बिन एक्टिवेटर में कन्वर्ट कर देता है। यही जो थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो चुका है ये क्या करेगा, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है उसे फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। और वो जो फाइब्रिन है वो क्या करते हैं, पहले वीक इनिशियली जो क्लॉट बना हुआ था, ठीक, उसे फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, अगेन आपका फैक्टर यूज हुआ है, ठीक, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, उसकी प्रेजेंस में उस जो प्लग है, ठीक, जो ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ ब्लड वेसल के ऊपर, उसे स्ट्रेंथनिंग देगा। तो देखिए फैक्टर जितने भी इन्वॉल्व हुए चाहे एक्सट्रिंसिक पाथवे से चाहे इंट्रिंसिक पाथवे से, नो डाउट अलग अलग फैक्टरों ने रोल प्ले किया, लेकिन अल्टीमेट इनका एम क्या था, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बनाना। और बाद में वो क्या कर देता है, थ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना देता है जो कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करवाएगा और फिर परमानेंट प्लग लगा देगा। तो ये एक डायग्राम में फिर से शो किया गया है। तो देखिए किस तरीके से जो है वहाँ पे प्लेटलेट्स के साथ ब्लड सेल्स हैं वो भी हैं। तो यहाँ पे फाइब्रिन लग चुकी है और फाइब्रिन क्या करती है, इट प्रोड्यूस ए मैश लाइक स्ट्रक्चर जिसमें आपके बड़े सारे सेल्स इंटेंगल हो जाते हैं और वहाँ पे अच्छा खासा प्लग बन जाता है और धीरे धीरे ये परमानेंट बन जाता है। ठीक, तो ब्लड टोटली कोगुलेट हो जाता है यहाँ पे, दैट इज हीमोस्टैटिक प्लग बन जाता है, फर्दर ब्लड का लॉस नहीं होता। ठीक, तो ये मैंने एक फिर से स्लाइड दिखाई हुई है जो दिखाना चाहता था आपको कि देखिए इस स्लाइड में क्लियरली है कितने सारे ब्लड सेल्स हैं और ये ब्लड सेल्स आपस में इंटेंगल हो चुके हैं। ये रस्सियां लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यही है फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन कैसे बना है, फाइब्रिनोजन की कन्वर्जन से, राइट। और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन एक्टिवेटर, राइट। तो जितना भी मैकेनिज्म हमने पढ़ा, तो पहले हमने लूज प्लग बनाया हुआ है, फिर हमारे जो आगे फर्दर मैकेनिज्म रहा वहां हम परमानेंट जो है वो क्लॉट बनाने की प्रक्रिया में रहते हैं, राइट। तो डेट वाज ऑल अबाउट ब्लड कोगुलेशन। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चे यहाँ पे आपने गौर फरमाना है या ध्यान देना है कि हीमोस्टेसिस होता क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं और वो फैक्टर आपस में कैसे मिलते हैं, चाहे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे से। दैट्स ऑल, थैंक यू।